चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के उस महत्वाकांक्षी सफल अभियान की जिसने भारत को विश्व में ही नहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर प्रदर्शित किया है, जिसने भारत को उस चुनिंदा देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है जो अंतरिक्ष तकनीकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल होती है, जिसको हर कोई देश कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें महारत हासिल नहीं है। बट इसरो ने ये करके दिखाया है और इसी वजह से भारत का स्पेस प्रोग्राम काफी आगे तक बढ़ा है और भारत को एक पावरफुल स्पेस पावर के तौर पे जाना जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने चंद्रयान 3 स्पेस मिशन की। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ है, क्या इसकी विशेषताएं रही हैं और रिसेंट में इससे रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है, तो वो सब हम आज के टॉपिक में देखते हैं। तो ये क्या है, लॉन्चिंग डेट जो थी इसकी 14 जुलाई 2023 को थी। पिछले साल हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये जो लैंड किया है चंद्रमा पे वो 23 अगस्त 2023 को किया था, यानी कि पूरे 40 दिन के इनका ट्रैवलिंग ड्यूरेशन थी पृथ्वी से चंद्रमा तक की। कौन सी साइड पे उतरा है? वहां पर साउथ पोल, जो कि हमारा टारगेट ही था, क्योंकि इससे पहले जब हम 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किए थे, सेम ऑब्जेक्टिव्स यही थे, लेकिन वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था साउथ पोल ऑफ मून पे। तो इसको हम लोगों ने अचीव किया है अपने चंद्रयान 3 में। उस पॉइंट को हमने शिव शक्ति नाम दिया है, ठीक है, जहां पर ये लैंड किया है। तो ये किस टाइप का इसका नेचर था? ये एक लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, यानी कि चंद्रमा को एक्सप्लोर करने के लिए, चंद्रमा के जो एटमॉस्फेयर है, वहां का कंपोजिशन है, उस चीज को जानने के लिए ये मिशन लॉन्च किया था। बेसिकली हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आइस पार्टिकल हो या वाटर के मॉलिक्यूल्स हो उनकी डिस्कवरी की जाए, अगर वो है तो कहाँ? चंद्रमा पे। तो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो वो एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करती है। ये थर्ड टाइप का मिशन था अपनी कैटेगरी का। इससे पहले हम लोग चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 भी लॉन्च कर चुके हैं। चंद्रयान 1 की बात करें तो 2008 में लॉन्च किया था और वो काफी ज्यादा सक्सेस हुआ था, और चंद्रयान 2 की बात करें तो 2019 में लॉन्च किया था, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था। हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग जो है मून के साउथ पोल पे नहीं करवा पाए थे। उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया, उसी मिशन में काम किया बेसिकली इसरो ने। और चंद्रयान 3 ने वही जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे 2019 में जो लॉन्च किए थे चंद्रयान 2, उसके सारे ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। ठीक है, इससे पहले के कौन से मिशन थे? तो इससे पहले हम लोगों ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। कब किया था? 22 अक्टूबर 2008 को किया था। उसका मिशन क्या था? ऑर्बिटिंग अराउंड द मून, यानी कि मून के सरफेस पे लैंड करना इसका मिशन नहीं था चंद्रयान 1 का। बेसिकली इसका मिशन था कि रिवॉल्व करना, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना और उसके जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसके बारे में बताना। इसके साथ ही इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, मतलब सेंसर, उनका ये भी काम था कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स वो डिटेक्ट कर पाते हैं तो वो बता पाएंगे, है ना। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था केमिकल, मिनरलोजिकल एंड फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग ऑफ मून, चंद्रमा की रासायनिक और वहां के खनिजों के बारे में पता लगाना। और इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पानी की खोज। तो इसने क्या अचीवमेंट किया है? मून मिनरलॉजी मैपर था, उसने वाटर और आइस के पार्टिकल को डिटेक्ट किया था। कहां पर? चंद्रमा की सतह पर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मून मिनरलॉजी मैपर है ये नासा का इंस्ट्रूमेंट था जो लगा किस पे? तो चंद्रयान पे था। तो
चंद्रयान एक व्हीकल था और खोजा किसने था? मून मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट जो कि नासा का था, इसी ने ही डिटेक्ट किया था वाटर पार्टिकल वहां पर। तो ये इसकी, और भारत की भी बात करें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। फिर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की। 2019 में लॉन्च किया था चंद्रयान 2 को, है ना। पूरा जो इस वक्त चंद्रयान 3 का जो ऑब्जेक्टिव था, सेम चंद्रयान 2 के भी ऑब्जेक्टिव थे, वही सब चीजें थी, ठीक है। वही ऑर्बिटर्स थे, वही लैंडर थे, वही रोवर थे, है ना। लेकिन दुर्भाग्यवश चंद्रमा के साउथ पोल पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के हम लोग लैंड नहीं कर पाए थे। हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था हम लोगों का सॉफ्ट लैंडिंग थी एंड रोविंग ऑन द साउथ पोल, यानी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को चलाना था। सेम वही कंपोजिशन, जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, साथ में उसके केमिकल कंपोजिशन, इन सब का पता लगाना और आइस और पानी की खोज करना, ये एक प्राइम ऑब्जेक्टिव था। मिशन वाज फेल्ड एज द लैंडर क्रैश हो चुका था 2019 में। वो पल सबको याद है जब सब लोग टकटकी लगाए देख रहे थे इसरो के माध्यम से, इसरो के लाइव चैनल से हम लोग सब लोग देख रहे थे कि लैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर लैंड कर पाता तो भारत जो है पहला देश 2019 में ही बन जाता जो साउथ पोल पे लैंडिंग कर सकता था। तो जिस साइट पे वो क्रैश हुआ था चंद्रयान 2, उसको अभी हम लोगों ने नेमिंग दी है तिरंगा पॉइंट। उसको तिरंगा कहा जाता है, तिरंगा पॉइंट। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है कि लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को। इससे 2 दिन पहले ही रशिया का लूना जो स्पेस क्राफ्ट था वो भी साउथ पोल मून की तरफ जा रहा था, परंतु वो क्रैश हो गया। तो उस वक्त जो है रशिया और इंडिया दोनों में होड़ लगी हुई थी। हालांकि जो इंडिया का स्पेस क्राफ्ट था चंद्रयान 3, इसका टाइम फिक्स था कि ये जो है 40 दिन लेगा वहां तक पहुंचने का, लेकिन लूना जो था वो 11 दिन में ही पृथ्वी से चंद्रमा के पास पहुंच गया था और 21 अगस्त 2023 को वो लैंड करने वाला था सेम पॉइंट में, मतलब साउथ पोल पे। तो साउथ पोल पे पहुंचने की जो होड़ थी भारत और रशिया के बीच में चल रही थी उस वक्त। लेकिन अब भारत का सौभाग्य कहा जाए या रशिया का दुर्भाग्य कहा जाए, वो लूना स्पेसक्राफ्ट जो था वो क्रैश हो गया। तो उसके वजह से भारत में भी काफी भय का माहौल हो गया था कि भारत जो है लैंड कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, एक्साइटमेंट लेवल काफी बढ़ गया था उस वक्त कि लूना, क्योंकि रशिया जो है काफी ज्यादा एडवांस है स्पेस टेक्नोलॉजी पे। हम लोग जो है ज्यादातर स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है रशिया से। तो जब रशिया का ये हाल है तो भारत का भी यही हाल हो सकता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने दिखाया कि हम लोग जो है काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। ठीक है, अपना जो असफलता थी उसको सफलता में कन्वर्ट किया और उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है चंद्रयान 3। ठीक है, तो इसके थोड़े से बात कर लेते हैं इस पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो सबसे पहले इसको किस व्हीकल से छोड़ा गया था, लॉन्च किया गया था, उसका नाम है LBM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इससे पहले वाले जो चंद्रयान थे वो पहला चंद्रयान 1 वो PSLV रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से उसको लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया है आपको। सिग्निफिकेंस फॉर इसरो, इसरो के लिए इसकी क्या महत्वता थी? तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बात तो अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना है ना। ये एक अलग ही कैपेबिलिटी है कि रोवर को ऑपरेट करना पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे ग्रह में, बेसिकली हम बात कर रहे हैं मून पे। तो ये भी एक अलग ही अचीवमेंट था। इनटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यानी कि पृथ्वी के बाहर जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वैज्ञानिक प्रयोगों को
वैज्ञानिक प्रयोगों का परीक्षण करना, ये सब जो है इसरो की ताकत, इसरो की कैपेबिलिटी को दिखाता है। और इसीलिए जो है इसरो का लोहा पूरा विश्व मानता है। और यही कारण है कि भारत को अब स्पेस पावर के रूप में देखा जा सकता है। बेसिकली हमारे स्पेस मिशन और जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं उनका एक ही टारगेट है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास। मानवता के कल्याण के लिए ही हम लोग जो है इस प्रकार के मिशन, इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अचीवमेंट्स क्या थी, उपलब्धियां तो सबको पता है कि इंडिया इज द 4th कंट्री, भारत चौथा देश बना था जिसने मून की सरफेस पे लैंडिंग की थी। और ऐसा करने वाला पहला देश बना जो कि दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को लैंड कराने में सफल रहा था भारत। चौथा देश में हमसे पहले वहां पर यूएस, रशिया, चाइना जो है वो मून की सरफेस पे पहुंच तो चुके थे, लेकिन साउथ पोल पे नहीं पहुंचे थे। साउथ पोल जो है बहुत ज्यादा दुर्लभ एरिया है, रेयर एरिया कहा जाता है वहां का, चंद्रमा का। तो उसको अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। ये पहली बार भारत का जो इसरो का मिशन है चंद्रयान 3 वो दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा है और उसको एक्सप्लोर किया, बताया पूरी दुनिया को कि वहां पर क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या वहां का कंपोजिशन है, उस पर भी हम बात करते हैं। अभी क्या है, अभी जो है जापान का एक मिशन है स्पेस लूनर एयरक्राफ्ट, उसका नाम है स्लिप। वो अभी जापान जो है तीन महीने की उसने ट्रैवलिंग की है, तब जाकर वो चंद्रमा पे पहुंचा है। तो अभी 10-15 दिन पहले की बात है कि जापान भी सक्सेस हो गया है, साउथ पोल पे ही उसने लैंडिंग करवाई है अपने स्लिम मिशन की, स्लिम स्पेस क्राफ्ट की। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखते हैं कि इस पे कौन कौन से तकनीक और कौन कौन से औजार लगे हुए थे। तो ये स्पेसक्राफ्ट जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था वो LVM-3 था। इसमें एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर मतलब जो उसको हेल्प कर रहा था चंद्रमा की ऑर्बिट में ट्रैवलिंग के लिए। उसके बाद लैंडर था जिसका नाम विक्रम था और रोवर प्रज्ञान। अगर हम लैंडर पेलोड्स की बात करें कि लैंडर में कौन कौन से सामान लगे हुए थे, तो उसमें चेस्टे लगा हुआ था। ठीक है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। कि मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है कि वो फुल फॉर्म पूछ ले, एग्जामिनर जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, और थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है काफी पॉपुलर मिशन था चंद्रयान 3, तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत तो अपना जानना चाहिए, इसरो के बारे में भी, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। और अगर आपने देखा जाए तो इसने मून की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में फर्स्ट टाइम जो है बताया है, जो कि वहां का टेम्परेचर किस टाइप से व्यवहार करता है, कैसे चेंज होता है, वेरिएशन क्या होता है, वो चेस्टे नहीं बताया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि ऊष्मीय चालकता और तापमान को इसने बताया सरफेस के बारे में। और इसने पहली बार मैंने बताया रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें वेरिएशन इन टेम्परेचर इन मून सरफेस, उसके बारे में उसने पूरी तरीके से डिटेल पहली बार विश्व के सामने रखी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इसरो के लिए। इसके अलावा उसमें इल्सा लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी को नोट करने के लिए जाहिर सी बात है वहां पे जो भूकंप एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है, उसको मेजर करने के लिए क्या होती है, क्या नहीं होती है, कब कब होती है, इसलिए इल्सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट आपका लैंडर पे लगा हुआ था। और इसने बताया भी कि वहां पर जो है पृथ्वी की तरह ही भूकंप अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमारा इसरो चंद्रयान 3 ही हमको प्रोवाइड करा रहा था। रोवर की बात करें तो रोवर में APXS लगा हुआ है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लिप्स लगा हुआ है, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इस लिप्स ने पहली बार बताया है चंद्रमा पे कि वहां पर सल्फर पाया जाता है, यानी कि साउथ पोल पे, क्योंकि पहली बार चंद्रयान 3 वहां पे पहुंचा है, तो लिप्स जो इंस्ट्रूमेंट था इसी ने वहां पे बताया पहली बार दुनिया को कि चंद्रमा पे क्या है, सल्फर की मौजूदगी है।
तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए मैंने इन सबकी आपको फुल फॉर्म भी बताई और आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखें सल्फर की वहां पे, तो ये बताता है कि वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं वहां पर होती हैं, इसीलिए वहां पर सल्फर की मौजूदगी है। तो ये उसका क्रक्स है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है, जो आपका लैंडर को कैरी कर रहा था, इसकी खासियत क्या है कि ये अभी न्यूज में है, क्योंकि इसका ये पहले जो हम लोगों का मिशन था उसका ये पार्ट नहीं था कि इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को दोबारा पृथ्वी पर लाना। ठीक है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट इसमें सक्सेसफुल हुए और उन्होंने इसको पृथ्वी पर, अभी रिसेंटली की बात है, 10-15 दिन की पहले की बात है, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था इसको पृथ्वी पर दोबारा लेके आ गए। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो ये दिखाता है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुका है। ठीक है, अगर लेकिन अभी भी हम देखा जाए, जो चाइना है, अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना वहां की सॉइल को, चंद्रमा की सॉइल को, ठीक है, केवल अपने एयरक्राफ्ट रोवर की मदद से, मतलब रोवर की मदद से वहां से लेके आ गया धरती तक। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन साइंटिस्ट के सामने कि हमें भी अब ऐसा करना है कि जो मून की सॉइल है उसको पृथ्वी पर लाया जा सके रोवर की मदद से। हम प्रोपल्शन मॉडल को तो लेके आ गए, मॉड्यूल को, लेकिन अभी हम वहां की सॉइल, जो हमारा रोवर उसने वहां पे परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, बट वहां की सॉइल धरती पर नहीं ला पाया है, उसमें चाइना हमसे आगे है। ठीक है, तो जो हमें ये भी पता है, जो हमारा रोवर था यानी कि प्रज्ञान, उसकी लाइफ टाइम जो था, वो लाइफ थी उसकी 14 डेज थी, पृथ्वी के 14 डेज, और वो वहां क्या है, चंद्रमा के 1 दिन के बराबर था। उसके बाद वहां पर इतनी कोल्ड पड़ती कि वो सरवाइव नहीं कर पाता, इस वजह से वो खराब हो गया, है ना। लेकिन जो चाइना है वो न्यूक्लियर पावर रोवर भेजता है, जो वहां की ठंड को, जो साउथ पोल या फिर चांद की ठंड को झेल सकता है, सरवाइव कर सकता है उस ठंड में भी। तो अभी हमें बहुत कुछ करना है इस क्षेत्र में, और कर भी रहे। अभी हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, और उसमें भी इसरो ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर लिए हैं। अभी हम लोगों ने अपना आदित्य L1, है ना, सन की स्टडी करने के लिए हम लोगों ने भेजा है, एक्सपोसैट भी भेजा है, डार्क मैटर्स की स्टडी के लिए। ब्लैक होल जनरली जो हमारा मैटर है, डार्क मैटर में आता है, उन सब की स्टडी के लिए जो है अब इसरो इंटरप्लेनेटरी मिशन और भी कई ऐसे रेयर मिशन परफॉर्म करने जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम लोगों को फिलहाल के लिए समझना चाहिए, जो इसरो से रिलेटेड जो भी मिशन आते हैं, या इसरो जो भी मिशन लॉन्च करता है स्पेस से रिलेटेड, उसको एज इंडियन और एक साइंटिस्ट स्टूडेंट की तरह, साइंस स्टूडेंट की तरह हमको पढ़ना चाहिए, हमको देखना चाहिए। इससे हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अंतरिक्ष जो एक अलग ही विषय है और वहाँ की इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो जितनी मिलती है वो हम लोगों के मानवता के कल्याण के लिए उसको लगाया जा सकता है। इसलिए ये सब जितने भी मिशंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज इस टॉपिक में भी फिलहाल इतना ही।